सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट के इंग्लिश के पीवाईक्यूज, राइट। तो लास्ट जो 2020 का एग्जाम हुआ था या 19 और 220 2022 तक जो हमने आपसे वादा किया था, ठीक है, तो वो पीवाईक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चंस किस तरह का लेवल आता है, तो जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ये सवाल है, राइट। तो जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट गिवन है, स्टार्टिंग गिवन है और फिर आपको जो है एंडिंग भी गिवन है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, लाइक 6 नंबर मतलब एंडिंग वाली स्टेटमेंट है और फर्स्ट नंबर मतलब स्टार्टिंग वाली है। तो ये बिगिनिंग गिवन है और ये हमें यहाँ पे एंडिंग गिवन है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेंटेंसेस को रीड करके 4 ऑप्शंस है। ए होगा इट्स क्यू पी एस आर, पी एस क्यू आर, आर क्यू पी एस या फिर क्यू एस पी आर। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक चलता है एक्चुअली रीअरेंजमेंट में। आपको देखना है, सबसे पहले आप देख सकते हो सम क्या है, डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर्स का काम होता है हमेशा ही नाउन को क्वालिफाई करना। एनिमल्स यहाँ पे नाउन है, राइट। तो सम एनिमल्स, तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नाउन लगा रहा है सेंटेंस में, ये नाउन है प्लूरल, मतलब प्लूरल नाउन गिवन है हमें, राइट। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो ऑब्वियस है कि इसके साथ जो प्रोनाउन लिखा जाएगा, जो इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी सेकंड नंबर पे, तो हमें प्लूरल ही प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन लिखा जाएगा। सम एनिमल्स लिख रहा है तो एनिमल्स मतलब ज्यादा है, प्लूरल में बात करना चाह रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगाना है, प्लूरल प्रोनाउन लगाना है, राइट। तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन द मदर सिंगुलर है, ठीक है, मोस्ट, ठीक है, शी सिंगुलर है, तो दे यहाँ पे हमारा जो है प्लूरल प्रोनाउन है, क्योंकि ही का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। दे इज द प्लूरल, प्रोनाउन का प्लूरल दे होता है। तो यहाँ पे क्यू अटैच होगा इसके साथ, राइट। तो मतलब प्रोनाउन भी हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्लूरल, ठीक है जी। तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन आएगा, मतलब क्यू से स्टार्ट होगा। तो क्यू वाली ऑप्शन एक ये है हमारे पास और एक हमारी डी ऑप्शन है। सी और बी ड्रॉप हो जाएंगे, बी और सी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। ऑप्शन या तो अब आंसर ए होगा, ये बात कंफर्म हो गया कि क्यू से ये जंबल हमारा बनेगा, स्टार्ट होगा, राइट। तो क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू के बाद पी आना है या क्यू के बाद एस आना है, ये देखना पड़ेगा आपको। अब क्यू के बाद पी बोल रहा है द मदर है ना, द मदर आपका क्या है जी, नाउन है। अब द मदर सिंगुलर नाउन है प्लूरल नाउन है, ये देखना पड़ेगा। सो द मदर हमारा यहाँ पे क्या है, जो अगला नाउन दे रहा है सेंटेंस में इस जंबल में, वो है सिंगुलर नेचर का, राइट। अब द मदर अगर सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए फिर द मदर के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोनाउन शी, सिंगुलर ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लिखा जाएगा। तो ये पेयर वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, कि प्लूरल नाउन लिख रहे हो तो प्लूरल प्रोनाउन अटैच करना पड़ेगा, सिंगुलर नाउन लिख रहे हो तो सिंगुलर नाउन अटैच करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका ए बनेगा, क्योंकि जो डी वाली ऑप्शन है उसमें पी के बाद एस लगा रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्यू के बाद हम पहले एस लगाएंगे फिर पी लगाएंगे। देख सकते हो ना आप, एस लगा रहा है फिर पी दे रहा है, फिर प्रोनाउन पहले आएगा फिर नाउन आएगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा प्रोनाउन को लगाने के लिए हमें पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट नाउन, देन लेटर ऑन वी हैव टू पुट प्रोनाउन एक्चुअली, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये अब थोड़ा 6 सेंटेंस का जंबल है, इसमें एक स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी नहीं दे रहा है। ए बी देन सी देन डी देन ई देन एफ, 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 एग्जांपल्स ओवर हियर। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे इसको समझा देता हूँ कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस मैंने जानबूझ के नहीं डाली है इस क्वेश्चंस की, क्योंकि मुझे पहले आपको इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि कभी भी ऐसा जब जंबल आता है हमारे सामने 5 सेंटेंस का 6 सेंटेंस का, तो सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढना होता है कि विच कुड बी द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब एक ऐसा वाक्य ढूंढना है आपको जो अपने मीनिंग में कंप्लीट होता है, राइट। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो आप देख सकते हो वॉलंटरी मेजर्स सच एज, किसी मेजर्स की बात कर रहे हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। हाउएवर एक कंजंक्शन है, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट। कंपनीज आर अ पावरफुल फोर्स फॉर गुड, ये हो सकता है क्योंकि कंपनीज हमारा नाउन है। आपको मैंने बताया कि
सेंटेंस को इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट करता है, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। लेकिन जंबलिंग में, रीअरेंजमेंट में नाउन कैन बी द ओपनिंग, प्रोनाउन कैन नेवर बी द ओपनिंग, रिमेंबर, राइट। सो कंपनीज, सी वाली स्टेटमेंट को रख सकते हैं अभी। तो उसके बाद देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस, बहुत सारे सेवरल इंस्टेंसेस की बात कर रहा है, कौन से इंस्टेंसेस है हम नहीं जानते। द कंपनीज बिल, बिल की बात कर रहा है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। दे प्रोवाइड, दे मतलब प्रोनाउन है, पहले नहीं आ सकता, तो इससे ऑब्वियस है कि इस ये जो जंबल है ये हमारा स्टार्ट होगा डी से। डी यहां पे पहले लिखा जाएगा, डी वाली स्टेटमेंट यहां पे पहले लिखी जाएगी, राइट। तो कंपनीज, द कंपनी कंपनीज आर अ पावरफुल फोर्स फॉर गुड, राइट। कंपनीज आर अ पावरफुल फोर्स फॉर गुड, सॉरी डी नहीं आएगा, ये सी ऑप्शन है एक्चुअली, बाय मिस्टेक मुझे लगा डी है, बट डी नहीं है, ये है हमारा राइट, मतलब जो ऑप्शन मैं बता रहा था आपको दैट इज सी, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। तो सी से स्टार्ट होगा। अब कंपनीज आर अ पावरफुल फोर्स फॉर गुड। अच्छा, एक बात का और भी ध्यान रखना होता है आपको एग्जाम में कि जो हम फर्स्ट सेंटेंस उठा रहे हैं क्या वो पॉजिटिव नेचर का वाक्य है या वो नेगेटिव नेचर का वाक्य है। तो गुड सोर्स बता रहा है उसको, पावरफुल फोर्स बता रहा है, ठीक है। कंपनीज बोल रहा है पावरफुल फोर्स होती है, तो स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है। अब इस कंपनीज नाउन को रिप्लेस क्या करेगा, दे प्रोवाइड। अच्छा, दे मतलब कंपनीज, दे प्रोवाइड, तो आंसर बनेगा इसके बाद एफ, सी के बाद एफ आएगा। सो दे प्रोवाइड जॉब्स, बूस्ट इकोनॉमीज एंड एड सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। तो मतलब ये भी हमारा प्लस में चल रहा है वाक्य। तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहां पे ओपनिंग, हमने जो एक पेयर बनाया कंपनीज, उसके साथ प्रोनाउन दे लिखा, और दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी पॉजिटिव में चल रही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग इन पॉजिटिव मोड, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो, अब इसके बाद थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि ये वाली स्टेटमेंट आएगी या हाउएवर वाली आएगी या देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस वाली आएगी, ठीक है, या द कंपनीज बिल वाली स्टेटमेंट आएगी। यहां पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस पैसेज को। तो सी के बाद एफ आएगा, ये एक पेयर तो हमने जोड़ा निकाल दिया, राइट। अब इसके बाद क्या हो सकता है, कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी, क्या ये बिल वाली स्टेटमेंट आएगी या देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस वाली आएगी। अब देखो ना, यहां बोल रहा है देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ कंपनीज अंडरमाइनिंग वर्कर्स राइट्स एंड डैमेजिंग द एनवायरमेंट। अब आपको कुछ ऐसे क्लू वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे क्लू होते हैं कुछ शब्दों के थ्रू, जिनके थ्रू आपको हिट मारना पड़ेगा। जैसे कि देखो इस स्टेटमेंट में एक वर्ड है यहां पे ऑल्सो, एक वर्ड गिवन है दैट इज ऑल्सो। अब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूं द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स टू द फार्मर्स, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स टू द फार्मर्स। तो सरकार ने किसानों को फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड किया है। अब ऑल्सो मतलब भी होता है, तो इसका मतलब कुछ और भी प्रोवाइड किया होगा, तो यहां पे एक पेयर बनेगा। ये मुझे समझ आ रही बात कि ऑल्सो वाली स्टेटमेंट पहले नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। तो पहले ये वाला सेंटेंस आएगा डी वाला, तो इसके बाद डी आएगा पहले, इसके बाद जो अगली ऑप्शन लिखी जाएगी दैट इज डी। देखो यहां बोल रहा है देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ कंपनीज अंडरमाइनिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है ये वाला वाक्य, राइट्स एंड डैमेजिंग द एनवायरमेंट। पता, लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज है जो वर्कर्स के, जो कंपनीज होती हैं वो अंडरमाइन करती हैं वर्कर्स को, उनके जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनसे वंचित कर देती हैं, उनको देती नहीं, एक्सप्लॉइट करती हैं मतलब, राइट। तो ये नेगेटिव चल रहा है। फिर इसके बाद अगला नेगेटिव क्या आ जाएगा, डी के बाद फिर ये जुड़ेगा, however they can also cause serious problems with their responsible behavior, however they can also, क्योंकि पहले हमने एक नेगेटिव सेंटेंस जोड़ा, फिर उसके बाद हमने एडिशन करा, however they can also cause serious problems with their responsible behavior, तो इसके बाद बी आएगा। इसके बाद फिर वॉलंटरी मेजर्स सच एज कोड्स ऑफ कंडक्ट हैव फेल्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज एंड डिलीवर चेंज, ये पहले आएगा। या द कंपनीज बिल 2010 आ गया, तो 10 मतलब एंडिंग वाली स्टेटमेंट को बताता है, तो इसके बाद ए आएगा, और ए के बाद जो स्टेटमेंट बची हमारी ई, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो राइट आंसर इज सी एफ डी बी ए ई, दिस कुड बी द राइट आंसर। हालांकि मैंने इसके लिए ऑप्शन आपको जानबूझ के नहीं दिया ताकि मैं इसको आपको समझा सकूं, राइट। तो राइट आंसर इसका बनेगा हमारा ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं, अब हमने थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशंस करने हैं, और कॉम्प्रिहेंशंस कैसा करेंगे हम, आर्गुमेंट्स वाले, अजम्पशन वाले, ठीक है, और कंक्लूजन वाले।
तो ये थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आरबीआई स्टैंड में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अजम्पशन कैसे निकलती है, कंक्लूजन कैसे निकालना होता है, ठीक है, आर्गुमेंट्स बेस्ड। जैसे एक स्टेटमेंट बना, स्टेटमेंट शुड ऑल द अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स इन द सिटी कैन बी डेमोलिश्ड। डेमोलिश्ड होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। अब इसके लिए आर्गुमेंट्स, ये हमें यहां से लेके, आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक की एक स्टेटमेंट है। अब नाउ वी हैव टू आर्गुमेंट्स ओवर हियर, आर्गुमेंट्स गिवन है 1 2। अब इन दो में से हमें यहां पे आंसर बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, कौन सा वीक आर्गुमेंट है। तो स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन छोटी सी है, शुड ऑल द अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स इन द सिटी कैन बी डेमोलिश्ड, ठीक है, कि क्या उनको तबाह कर देना चाहिए। अनऑथोराइज जो स्ट्रक्चर्स, लोग आपको पता है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उस पर कुछ बना देते हैं, राइट, तो क्या उसको हटा देना चाहिए, डेमोलिश कर देना चाहिए। आर्गुमेंट 1 क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट 1 बोल रहा है नो, वेयर विल द पीपल रिजाइडिंग इन सच हाउसेज लिव। पहला आर्गुमेंट है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो लोग हैं जो वहां पे रहते हैं वो कहां पे रहेंगे, उन घरों में जो लोग रहते हैं वो कहां पे रहेंगे। अगर उन अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश कर दिया जाएगा तो फिर जो पीपल वहां पे रिजाइड करते हैं, जो उन घरों में लोग रहते हैं, वो कहां पे रहेंगे। तो ये आर्गुमेंट फर्स्ट है हमारे सामने। सेकंड बोल रहा है यस, this will give a clear message to general public and they will refrain from constructing unauthorized buildings, right। तो 2 arguments now we have। सेकंड वाला पॉजिटिव में जा रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इससे उनको एक क्लियर मैसेज मिलेगा पब्लिक को कि वो जो है दूर रहेंगे, फिर अनऑथोराइज बिल्डिंग्स का वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी नहीं बनाएंगे फिर। तो अब आपको यहां पे देखना है कि ऑप्शन 1 ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, only argument 2 is strong, either 1 or 2 is strong, neither 1 nor 2 is strong, both 1 and 2 are strong। ऑप्शंस घुमा रहा है। तो आपको लगता है कि नहीं यार पहला सही होगा तो आप फर्स्ट स्ट्रॉन्ग को बोल सकते हो, आपको लगता है सेकंड वाला ही सही है तो बी आंसर होगा, आपको लगता है कि पहले और दूसरे में से कोई भी हो सकता है तो सी होगा, आपको लगता है दोनों में से कोई भी, या तो पहला हो गया तो दूसरा होगा, दूसरा भी नहीं होगा तो डी आंसर, या तो फिर आपको लगता है दोनों ही स्ट्रॉन्ग। तो अब अगर आप देखेंगे, देखो अगर आप यहाँ पे एज ए ह्यूमन बीइंग सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि पहला सही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा इमोशनल वे में सोचते हो कि हाँ यार ऐसा तो सही है कि अगर उन प्रॉपर्टीज को, अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग्स को वहां पे स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए जाएंगे, तो अगर उनको डेमोलिश कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो फिर वो लोग रहेंगे कहाँ। ये इमोशनल वे में तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, बट दिस कांट बी द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमारा आंसर बी है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने जैसे आपको बता दिया आर्गुमेंट्स, ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बता रहा था कि जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा आर्गुमेंट बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड इज द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ओवर हियर। सो बी इसका राइट आंसर बनेगा, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम सोचेंगे कि फर्स्ट इसका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, बट दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, दैट इज वीक आर्गुमेंट एक्चुअली, बिकॉज लोगों को ये अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स खड़े करेंगे तो ऑब्वियसली लॉ के अकॉर्डिंग तो उस चीज को डेमोलिश करना ही चाहिए, ठीक है। तो सेकंड इसका राइट हमारा यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं, एक पैसेज है इसके ऊपर आगे फिर हमें आर्गुमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। एन एम्प्लॉय नेम्ड अमन इज इन अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वांट्स टू इंप्रेस हिज गर्लफ्रेंड, राइट। कोई अमन नाम का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना चाहता है विद हिज डिप्लोमेटिक स्टेटस। डिप्लोमेटिक स्टेटस होगा, अच्छी जॉब पे होगा। सो ही रिमूव्स सम टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ऑफिस सेफली, राइट। तो क्या करता है कि टॉप सीक्रेट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां से उनको ऑफिस से निकाल देता है। और उस दिन क्या होता है, उस रात को क्या होता है, दैट नाइट द मिनिस्ट्री इज रेडेड, उसके मिनिस्ट्री के ऊपर रेड पड़ जाती है बाय स्पाइज। स्पाइज आपको पता है गुप्तचर होते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मर होते हैं, एजेंट्स, ठीक है। एंड द अथॉरिटीज अज्यूमिंग दैट द यंग मैन समहाउ न्यू अबाउट द रेड। और जो मतलब वहां पे जो अथॉरिटीज थी, मतलब जो अथॉरिटी जिन्होंने रेड डाली थी, उनको ये लगा कि शायद उस आदमी ने, उस अमन ने जो है मतलब वो वहां पे डॉक्यूमेंट जो है निकाल दिए हैं।
somehow knew, मतलब वो जानता था रेड के बारे में, सॉरी, ठीक है, कि वो रेड का उसको पता था कि ठीक है, इसलिए उसने वहां से रिमूव कर दिए डॉक्यूमेंट, उनको कुछ नहीं मिला वहां पे, और उसने और ऑफिस वालों को भी बचा दिया अमन ने। ही इज अल्टीमेटली कॉन्ग्रेचुलेटेड, राइट, और बाद में ऑफिस वालों ने उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया क्योंकि बच गए ना वो। शायद हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स निकाले थे उसने वहां से सेफली, ठीक है, डिप्लोमेटिक, वो एक्चुअली इंप्रेस करना चाहता था अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने स्टेटस से, अपना जो उसका डिप्लोमेटिक उसका वो जो था, ठीक है, जो पोस्ट थी, तो वो इसलिए उसने वो निकाल दिए और सेम नाइट वहां पे रेड पड़ गई, ठीक है। तो फिर उसको बाद में कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इन्फ्रेंस इनडायरेक्ट वे में गिवन होता है, इन्फ्रेंस भी एक्चुअल कंक्लूजन ही होता है स्टूडेंट्स, बट कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन्फ्रेंस हमेशा इनडायरेक्ट वे में निकलता है और कंक्लूजन आपको डायरेक्टली मेंशन्ड होता है पैसेज में, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा आपका रीजनिंग, एलआर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया, ठीक है, कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ इंग्लिश का रोल नहीं होता, रीजनिंग ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। आप कितना अजम्पशन आपकी कितनी सॉलिड है, कितना आपका इन्फ्रेंस कैसे आप निकालते हो, ठीक है। तो हमारे सामने अब ऑप्शन देखते हैं। People should take random steps like this so as to be famous. क्या लोगों को ये रैंडम स्टेप्स उठाने चाहिए जैसे अमन ने किया पॉपुलर होने के लिए? क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए जैसा अमन ने किया? What exactly अमन did, कि वो वहां से टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसने निकाली अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए? नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ये, ठीक है। सो पीपल शुड टेक रैंडम स्टेप्स लाइक दिस सो एज टू बी फेमस, wrong answer, wrong inference hai, this can't be the right inference over here. An expression of cleverness can sometimes be an outcome of someone's failure. अगर in general देखें तो B can be the right answer, but according to information B can't be the right answer. Why? Because यहां पे लिखा है, देखा जाए तो ये बात सही लिखी है इसने, बट इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही नहीं है। अब आप बोलोगे सर सही क्यों नहीं है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से? अरे भाई यहां बोल रहा है कि जो चालाकी होती है ना, वो कभी कभी जो है रिजल्ट बन जाता है हमारी फेलियर का, लेकिन अमन फेल नहीं हुआ है, उसको यहाँ पे इस लाइन से कॉन्ग्रेचुलेट किया गया अल्टीमेटली। बाद में जो ऑफिस में और उसके कलीग्स होंगे उन्होंने उसको मुबारकबाद दी कि तुमने तो खुद भी तुम बच गए, हमें भी बचा लिया। तो फेलियर इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो बी वाला इन्फ्रेंस रॉन्ग बन रहा है, क्योंकि पैसेज में उस कैरेक्टर को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, मतलब वो फेलियर नहीं हुआ, वो कामयाब हुआ, राइट। हालांकि ऑल्दो उसका जो मेथड था जो उसने करा वो गलत था, इसलिए ए वाला इन्फ्रेंस गलत हो रहा है, बी वाला भी रॉन्ग हो गया, कट गया है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गलत है। हमें अपना जो आंसर देना है वो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ही आपको अजम्पशन लगानी है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ही आपको कंक्लूजन देना है, इन्फ्रेंस देना है। आप अपने वे से नहीं सोच सकते कि हाँ यार ये ठीक है, ये बोलने में सही लग रहा है। गुड थिंग्स हैपन टू द बैड पीपल रख सकते हैं। क्रूअल पीपल आर मोर लाइकली टू एस्केप फ्रॉम द डेंजर्स, ऐसा कुछ बता नहीं रहा। फुलिशनेस, एब्सर्डिटी में तो फुलिशनेस रिजाइड्स इनसाइड एवरी ह्यूमन, बट इट टोटली बिल्कुल गलत है, सी इज का राइट आंसर। राइट, जो इन्फ्रेंस यहां पे निकलेगा कि कई बार क्या होता है कि बुरे लोगों के साथ भी अच्छी चीजें हैपन हो जाती हैं, तो यही तो हुआ, जो उसने करा अमन ने वो गलत था, बट रिजल्ट उसको पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो गुड थिंग्स हैपन टू द बैड पीपल, सो सी कुड बी द राइट इन्फ्रेंस ओवर हियर। आगे मूव करते हैं। अब आपको इन्फ्रेंस गिवन है, नाउ इन्फ्रेंस इज ऑलरेडी गिवन, राइट। सिटी इन सैम्बल्स, सैम्बल्स होता है बिखरा होना, ठीक है, मतलब पीसीज में शहर मतलब अस्त व्यस्त है, डिसऑर्डर मैनर में है, कोई भी चीज सही तरीके से नहीं है। इन्फ्रेंस ऑलरेडी गिवन है। अब ये जो इन्फ्रेंस निकला है ये कौन सी स्टेटमेंट से निकलेगा? मतलब पहले का इन्फ्रेंस हो सकता है, दूसरे का इन्फ्रेंस हो सकता है, या थर्ड वाले का इन्फ्रेंस हो सकता है। फिर ऑप्शन दे रहा है कि सेकंड और थर्ड का इन्फ्रेंस है, ये सेकंड का इन्फ्रेंस है, फर्स्ट और थर्ड का इन्फ्रेंस है, या सिर्फ थर्ड का है, या सारे करेक्ट है। तीनों के तीनों इन्फ्रेंस जो दे रहा है, मतलब जो स्टेटमेंट्स दे रहा है तीनों सही है। सिटी इन सैम्बल्स, there are approximately 650 cities in India having population more than 1 lakh where the government is obligated to provide proper sanitation, drainage, healthcare system etc. in an adequate manner. अब ये जो हमें इन्फ्रेंस दे रहा है, ये इन्फ्रेंस हमें नेगेटिव दिया हुआ, शहर अस्त व्यस्त है, कुछ भी चीजें सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है where the government is obligated to provide proper sanitation,
गलत है, ये नहीं होगा, इसका ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमें इन्फ्रेंस नेगेटिव गिवन है तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होगा वो भी नेगेटिव में ही लिखा होना चाहिए, राइट। सेकंड देखते हैं, द सिटीज नाउ एपिटोमाइज एरियाज वेयरइन द इनहेबिटेंट्स वेदर रिच और पुअर आर बाउंड टू फेस द स्कॉर्जेस of exploding population, air pollution, contaminated water sources, intolerable noise and inadequate transport system। ये हो सकता है, this can be the right information for this particular inference। वो जो हमें उत्तर दिया है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन का वो उत्तर हो सकता है, पहले का नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव चल रहा है, ये नेगेटिव है। थर्ड देख लेते हैं, नथिंग कैन बी डन विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द जनरल मासेस टू अमेल्यूरेट। अमेल्यूरेट मीन्स होता है टू इंप्रूव समथिंग, किसी चीज को सुधारना, राइट। द कंडीशंस ऑफ द सिटीज, अमेल्यूरेट का ऑपोजिट डिटेरियोरेट होता है, अमेल्यूरेट मतलब टू इंप्रूव समथिंग होता है, तो राइट आंसर यहां पे जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं ब्लैंक्स के क्वेश्चन। द टीचर मस्ट डैश द यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर इन ऑर्डर टू डैश इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। अब एक टीचर को क्या करना चाहिए, एडवोकेट करना चाहिए, मस्ट एडवोकेट द यूनिक स्टाइल, परपेचुएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि डबल ब्लैंक्स जो आते हैं एग्जाम्स में, कई बार पहला वर्ड आप नहीं फिट कर पा रहे हो तो आप फर्स्ट को छोड़ दीजिए, आप सेकंड वाले से पकड़ सकते हो, आप सेकंड वाले ब्लैंक से भी कैच कर सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है, अब आपको लगता है कि यार पहले में मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आगे देख लो, द यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर इन ऑर्डर टू डायरेक्ट इट, इन ऑर्डर टू डेवलप इट, इन ऑर्डर टू फोकस इट या मेंटेन इट, हार्नेस इट। डी ई गलत है, डी गलत है, राइट आंसर है सी, इट्स फोकस। अप्रिशिएट एंड फोकस वुड बी द राइट आंसर। द टीचर मस्ट अप्रिशिएट, प्रशंसा करनी चाहिए, द यूनिक स्टाइल ऑफ अ लर्नर। अगर कोई बच्चा जो यूनिक स्टाइल से पढ़ाई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इन ऑर्डर टू, ताकि क्या हो सके, वो फोकस कर सके टू द डिजायर्ड नॉलेज, जो जिस नॉलेज को पाना चाहता है उसको वो पा सके। आगे देख लेते हैं 16। ही वॉज एन डैश म्यूजिशियन, हैड बीन अवॉर्डेड द जॉर्ज मेडल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड डैश विद द टाइटल ऑफ राय बहादुर। अब टाइटल को तो आपको यहाँ पे सेकंड वर्ड से आप पुट कर सकते हो, पॉपुलराइज टाइटल को नहीं किया जाएगा, डिक्लेयर्ड नहीं किया जाएगा, ये हो सकता है। सेकंड वर्ड से डायरेक्ट पकड़ा जाएगा, देखो ना, बोरा एंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ राय बहादुर, यार सम्मानित किया जाएगा, टाइटल से तो हम सम्मानित करेंगे ना, ठीक है। तो ऑनर्ड वाला आंसर गया, तो इसका मतलब इसका पहले आएगा सी। अकॉम्प्लिश्ड का मतलब है यहाँ पे जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो अपने आप में कंप्लीट है। ही वॉज एन अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन, मतलब वो कंप्लीट है, परफेक्ट है, वो परफेक्ट म्यूजिशियन है। हैड बीन अवॉर्डेड द जॉर्ज मेडल ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ राय बहादुर। तो सी इसका राइट आंसर बनना चाहिए। 17 आप देख लीजिए, इफ यू आर अ डैश यू टेंड टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इन अ काम, सिक्योर, स्टडी एंड डैश वे। ठीक है, अगर आप जो है, अब आप अगला रिजल्ट देखो, ठीक है, तो यू टेंड टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इन अ काम, सिक्योर, स्टडी एंड डैश वे। तो ऑब्ड्यूरेट तो जिद्दी होता है, राइट आंसर बनेगा ए। रेजिलेंट होता है अगर आप फ्लेक्सिबल, इफ यू आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर, ठीक है, जैसे सिचुएशंस आती है वैसे आप ढल जाते हो। इफ यू आर फ्लेक्सिबल, इफ यू आर रैशनल, इफ यू आर रेजिलेंट, राइट, सो यू टेंड टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इन अ काम, ठीक है, और आंसर जाएगा हमारा इफ यू आर अ रेजिलेंट यू टेंड टू रिस्पॉन्ड टू, यहां पे आ जाएगा रैशनल वे। आगे देखिए, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल वे। चलो 18 का देख लेते हैं। आई मस्ट क्लीन माई रूम बिफोर गोइंग टू द पार्क। तो पार्क का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ये नाउन है, ठीक है, तो आपको पता है गोइंग यहाँ पे वर्ब है, टू प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनता है हमारा नाउन। 19 का देखो, 19 से 20 एरर के क्वेश्चन है। इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रॉडन। अब डाउन ट्रॉडन का मीनिंग होता है बेसिकली जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल, राइट। तो जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आती है, ध्यान रखना आपने, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी दैट विच नहीं आता, दैट आता। द फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, द बेस्ट आ जाए, द लिटिल आ जाए, द ओनली आ जाए, इसके साथ कभी भी हम जो है विच नहीं लिखते, दैट लिखते हैं। 20
इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, राइट। बोलने में सही लग रहा है हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, हम ऐसे बोल भी देते हैं हु इज मोर इंटेलिजेंट बिटवीन यू एंड हिम, राइट, लेकिन हु नहीं आता, विच आता है। सिलेक्शन के लिए कभी भी हु नहीं लगाते, रिमेंबर, ठीक है। टू प्लेयर्स में सिलेक्शन की बात कर रहा है, बी पार्ट गलत बनेगा, इंस्टेड ऑफ हु इट शुड बी विच। 21 क्वेश्चन टैग, माय फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, यहां से लेके यहां तक स्टेटमेंट चल रही है प्लस में, मेरा जो दोस्त है मेहनती है और इंटेलिजेंट है, होशियार है, और क्वेश्चन टैग में पीछे लगा रहा है, सी पार्ट रॉन्ग बनेगा, इजंट इट की जगह पे यहां पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, इट शुड बी, फ्रेंड की बात हो रही है तो यहां पे आएगा इजंट ही और इजंट शी। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लिविंग बीइंग इन स्टेटमेंट, सो इन क्वेश्चन टैग यू हैव टू पुट ही, ईदर ही और शी। लेकिन पैट्रियार्क सिस्टम है इंडिया में, तो हम अजम्पशन मेल की लगाते हैं, पुरुष प्रधान देश है तो अजम्पशन मेल की लगती है, यहाँ पे इजंट ही। फ्रेंड, वैसे फ्रेंड का जेंडर है वो कॉमन जेंडर है, फ्रेंड कैन बी ही, फ्रेंड कैन बी शी, तो लेकिन आप यहाँ पे इजंट ही करेंगे। 22 नंबर, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, अब होता क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ कभी मोस्ट नहीं लगता। कहावत है इंसान कितना भी परफेक्ट हो, कभी परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, एक्सट्रीम, राउंड, इम्पॉसिबल, इन वर्ड्स के साथ जो है आप कभी भी मच, मोर, मोस्ट नहीं लिख सकते, इनकी डिग्रीज नहीं होती। 23, he is the tallest than anybody in our team, अब ही जो पर्सन है इसका कंपैरिजन कर रहा है बेसिकली टीम के साथ, राइट। अब ही का कंपैरिजन टीम के साथ हो रहा है, मोर देन 2 के साथ हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री तो सही चल रही है, लेकिन ये जो देन एनीबॉडी है ये नहीं आएगा, आंसर बनेगा बी। आप सीधा बोलोगे he is the tallest in our team, बॉय लिखा नहीं है इसने, हम सीधा बोलोगे he is the tallest in our team या he is the tallest boy in our team। so दोनों डिग्रीज आप एक साथ इकट्ठे नहीं लिख सकते हो, both the degrees can't be used together। 24, my brother thinks that somebody must have dared him to steal the scooter, होता यह है कि ये जो डेयर मॉडल होती है और एक नीड मॉडल होती है, नीड और डेयर मॉडल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी सेंटेंस सिंपल होता है इनके साथ टू लिखा जाता है, सिंपल सेंटेंस में टू लेती है अपने साथ। so my brother thinks that somebody must have dared him, यहां टू है, टू स्टील द स्कूटर। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो और सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो फिर इसके साथ टू नहीं लगता, इन दोनों मॉडल के साथ फिर टू नहीं आता। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर होता है, यू नीड नॉट टू गो देयर इज द रॉन्ग आंसर। 25 और लास्ट क्वेश्चन, मैनी अ ब्राइड, जब भी कभी मैनी के साथ ए लगता है, मैनी के साथ जब भी कभी ए आता है तो आपको ध्यान रखना है वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो बी पार्ट में यहां आ जाएगा हैज बीन, शुड बी हैज बीन, ठीक है जी। तो ये 25 क्वेश्चंस थे, तो एक आपको आइडिया दे दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा आर्गुमेंट और इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस भी डाले थे, और एक हमने आपको मैंने आपको रीअरेंजमेंट करवा के बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।